हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कार। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम एमएससी जोलॉजी 2018 पेपर सोल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, इसके अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। ओके नाउ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, देन यहाँ पे मैं आपको मेरे इस चैनल पे 2019 का जो पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो वो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। एंड साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड डी यू एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैंने पेपर को जो आपका सिलेबस है वो भी बनाया है, तो अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक चेक कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा पेपर सॉल्व करूँगी, डोंट वरी। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Now, question number first. Which of the following is not a characteristic of lag suffering from organic pollution? Okay. तो यहाँ पे कौन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिससे ऑर्गेनिक पोल्यूशन इज नॉट अ लैक सफरिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन क्या होता है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन का मीन्स होता है कि अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूशन। ओके नाउ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की लेवल अगर इंक्रीज होता है वाटर के अंदर तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं देखते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मीन्स होता है लाइक आपका मैनर हुआ, सीवेज का जो वेस्ट वाटर होता है सीवेज का, सो वो अगर उनको वाटर बॉडीज़ के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर वाटर के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज हो गया है ना, तो माइक्रो डिकम्पोजर का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो उस पर फीड करेंगे। तो डिकम्पोजर का लेवल इंक्रीज हो गया मीन्स हाई माइक्रोबियल कंसंट्रेशन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होता है। नाउ, अगर इनका लेवल इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी हो जाएगी इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी करेक्ट होता है। नाउ, अगर यहाँ पे वाटर के अंदर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एल्गी है वाटर के अंदर एंड प्लांट्स, तो वो उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अगर उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो वो अपने नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ भी होता है करेक्ट। ओके, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर क्या दे रखा है, लो फॉस्फेट लेवल। अगर हाई फॉस्फेट लेवल होता तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, लो फॉस्फेट लेवल। लो फॉस्फेट लेवल से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। अगर हाई फॉस्फेट लेवल होगा तो उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा एल्गी एंड प्लांट को, और वो अपने नंबर को इंक्रीज कर देंगे। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, लो फॉस्फेट लेवल। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। ओके, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ, ये जो ऑर्गेनिक अगर वाटर बॉडीज के अंदर इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके, ये क्या करता है, लास्ट में जाके अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज होता है तो रीचेस टू अ क्लाइमेक्स स्टेज। नाउ, अगर वाटर बॉडीज के अंदर एल्गी या फिर प्लांट के लेवल, अगर प्लांट के नंबर इंक्रीज हो गए, मान लो कि ये वाटर है, अगर यहाँ पे इंक्रीज हो गए तो ये सरफेस पे पूरा फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फिश है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगी वो यहाँ पे अंदर पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी। इस वजह से क्या होगा, ये जो फिशेज है वो डाई हो जाएगी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। एंड साथ ही साथ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेवल अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो वो इसको इजेक्ट करेगी। उस वजह से क्या होगा कि इनके अंदर केमिकल की कंसनट्रेशन इंक्रीज जाएगी, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओवरऑल ये है कि जो एक्वाटिक लाइफ है वहाँ पे प्रॉब्लम फिश होती है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन पॉल्यूशन की वजह से। नाउ वेट, सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होता है थर्ड करेक्ट, है ना। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोबेबली एब्सेंट एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ था उस टाइम क्या एब्सेंट है ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो एनारोबिक आई थी, है ना, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट था, तभी तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कॉज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के बारे में पूछा गया है, क्या जीनोटाइप होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप होता है आपके XXY। ये अगेन क्वेश्चन रिपीटेटिव है एंड मैंने 2019 के अंदर और भी सिंड्रोम्स को डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे देन देख लेना। एंड ये आपको मैंने मेरी सिलेबस वाली वीडियो के अंदर भी बताया है कि ये जो है सिंड्रोम्स के बारे में, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ नहीं है, सिंपल से आपको पूछा जाता है टर्नर सिंड्रोम्स का जीनोटाइप क्या होता है, लाइक X0 है ना। क्लाइनफेल्टर का जीनोटाइप क्या होता है, दैट इज़ XXY। तो यहाँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लेना। नाउ तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो मेल होता है, मेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की कॉपी हो जाती है। मीन्स ये मेल का क्रोमोसोम है XY, यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा X की क्रोमोसोम की कॉपी हो जाती है, जिस रीज़न की वजह से क्या होता है, इसकी जो मेल के अंदर जो मेल की जो कैरेक्टर है वो लो हो जाएंगे। लाइक उसके अंदर हार्मोन से लो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, उसकी जो फेशियल्स हेयर्स है या फिर मसल्स है वो सब रिड्यूस जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि मेल हार्मोन्स की जो होता है वो लो हो जाता है। सो यहाँ पे जीनोटाइप पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच एंजाइम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना। ये अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप @काव्यस अकेडमी अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे भी मैंने क्यूज़ के अंदर ये बताया था कि क्या है, एंड पेपर सोल्यूशन के अंदर भी आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ एंजाइम्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर EC नंबर, मीन्स एंजाइम कमीशन। ओके, एंजाइम्स को एंजाइम कमीशन की बेसिस पे उसको डिवाइड कर रखे 6 पार्ट में। मीन्स यहाँ पे 6 एंजाइम कमीशन नंबर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कोड याद रख लेना आप, OTHLIL। ओके, OTH O मीन्स होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे इसका EC नंबर हुआ 1, T मीन्स ट्रांसफरेज EC नंबर 2, H मीन्स हाइड्रोलेज जो वाटर की प्रेजेंस में एंजाइम्स वाटर के प्रेजेंस में एक्ट करते हैं, है ना, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना होता है। तो थर्ड इज द लाइएज। क्या है लाइएज, ध्यान रखना, फोर्थ EC नंबर है लाइएज। ओके, लाइगेज। और फोर्थ आपका है आइसोमरेज एंड फिफ्थ आपका है लाइगेज। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, लाइगेज है एंड ये लाइएज है। जो लाइएज होता है वो वाटर की एब्सेंस पे एक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सिलरी रिडक्टेज उसका EC नंबर क्या है, फर्स्ट है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ट्रांसफरेज इसका EC नंबर क्या है, सेकेंड है, तो भी फर्स्ट ये करेक्ट हुआ है। हाइड्रोलेज का EC नंबर क्या है, थर्ड है, तो ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पे लाइगेज का EC नंबर क्या है, लाइगेज पूछा गया है, इसका EC नंबर होता है 6। यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्थ। जो फोर्थ EC नंबर वो किसका है, लाइएज का। किसका, लाइएज का, है ना, जो वाटर की एब्सेंस में एक्ट करता है। ये क्वेश्चन आ रखा है कि वाटर की जो लाइएज होता है वो किसकी एब्सेंस में एक्ट करता है, वाटर की प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में, तो ध्यान रखना। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फोर्थ करेक्ट। ओके, कंफ्यूजन मत होना लाइएज और लाइगेज के अंदर। लाइगेज का मीन्स होता है इसका EC नंबर होता है 6 एंड लाइएज का EC नंबर होता है 4 और वो वाटर के एब्सेंस में एक्ट करता है। नाउ ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है। Now question number 5, which of the following is not a possible explanation for rapid rate of evolution of beak shape in Darwin finches? तो यहाँ पे कौन सा डार्विन फ्रिंचेस का रैपिड एवोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करता, ये ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। सबसे पहले बात ये आती है कि डार्विन फ्रिंचेस क्या है। आपको पता है कि जो डार्विन फ्रिंचेस जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करती है, मीन्स जो डार्विन था वो गैलापागोस आइलैंड में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने दिखते हैं कि जो फिंचेस है ना, फिंचेस का एक ही स्पीसीज है बट उनकी जो बीक का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ की सबकी जो फीडिंग हैबिटेट है वो डिफरेंट है। ओके, अब फीडिंग हैबिटेट डिफरेंट क्यों है, अब आप ही सोचो, अगर रहना सबको साथ में, अगर खाना एक खाएंगे तो कंपटीशन होगा, तो इस कंपटीशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी फीडिंग हैबिटेट को चेंज कर लेते हैं। तो अलग अलग ये क्या करते हैं, बर्ड्स अपनी फीडिंग हैबिटेट की वजह से उनका जो बीक का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, सो ये डार्विन फ्रिंचेस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे
बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ रैपिड एवोल्यूशन का कौन एक्सप्लेन नहीं करता है? तो हाई म्यूटेशन रेट, अगर हाई म्यूटेशन रेट होता है वो रैपिड एवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता है ना। हमेशा म्यूटेशन लो होता है, हाई होने से रैपिड एवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता डार्विन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्राइमरी एंड एक्टोथर्म? तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट इज़ मीन बाय एक्टोथर्म। तो आपका जो टेम्परिज्म को डिवाइड किया जाता है, एक होता है एक्टोथर्म है ना, एंड दूसरा होता है आपका एंडोथर्म। ओके, एक्टोथर्म का मीन्स होता है, हम इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लेडेड एनिमल, एंड एंडोथर्म होता है वो होता है वार्म ब्लेडेड एनिमल। मीन्स एक्टोथर्म, वेट एक सेकेंड है ना। एक्टो का मीन्स होता है आपका कोल्ड ब्लेडेड एनिमल, एंड एंडोथर्म का मीन होता है आपका एंडो का मीन्स होता है आपका वार्म ब्लेडेड एनिमल। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो एक्टोथर्म है, एक्टोथर्म का मीन्स होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेता है। बट जो एंडोथर्म होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। मीन्स उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है। कैसा होता है? एंडोथर्म का कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट रहने की वजह से इसको हम बोलते हैं होमोथर्म। क्या बोलते हैं? होमोथर्म। और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इस रीजन की वजह से हम उसको बोलते हैं पॉइकिलोथर्म, है ना। ये टर्म भी पूछा गया है कि पॉइकिलोथर्म क्या होता है, कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाता है कि नहीं रख पाता है? तो नहीं रख पाता है। ओके, सो पॉइकिलोथर्म ये अगेन टू टाइप्स की होती है। एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन। ये दो एक्टिविटीज शो करता है। हाइबरनेशन का मीन्स होता है विंटर स्लीपिंग, मीन्स सर्दी के टाइम वो स्लीप कर लेते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर पाते हैं, सो वो विंटर स्लीपिंग कर लेते हैं। नाउ एस्टिवेशन का मीन्स होता है समर स्लीपिंग, मीन्स गर्मी के टाइम वो स्लीप हो जाते हैं। ओके, स्लीपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिजर्ट है वो आपका एग्जाम्पल है एक्टोथर्म, मीन्स वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस वजह से वो, आपको पता है कि कभी सर्दी के टाइम आप छिपकली तो देखी ही होगी, है ना। सर्दी के टाइम आपको, ठंड के टाइम आपको कभी भी छिपकली, आपको लिजर्ड आपको अपने घर में नहीं दिखेगी। अगर दिखेगी तो बहुत मीन्स छुपी हुई रहेगी, है ना, क्योंकि वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेती है अपने आप को। सो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, लिजर्ड। Now, which of the following technique was used by Magellan and Stahl to separate DNA label with 5N from 49? तो यहाँ पे जो मैसेलन एंड स्टाइल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट, आपको पता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एंड प्रूफ किया था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेशन, है ना। सेमी कंजर्वेशन एक प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन। तो डीएनए सेमी कंजर्वेशन होता है, मीन्स एक जो स्ट्रैंड होती है वो आपकी पेरेंटल होगी और दूसरी स्ट्रैंड होगी आपकी डॉटर स्ट्रैंड। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था आपका मैसेलन एंड स्टाइल ने, बट बताया किसने था? वॉटसन एंड क्रिक ने, है ना, कि डीएनए क्या है? सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन शो करता है ना। तो ये जो मैसेलन एंड स्टाइल की ये एक्सपेरिमेंट आपको बोला गया है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे, तो उसको भी अच्छे से कवर कर लेना, है ना। तो इसके अंदर क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर वो एक टेक्निक यूज़ करता है, दैट इज़ द CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन। इसमें डेंसिटी की बेसिस पे इसको सेपरेट किया जाता है डीएनए को, है ना। लाइक अगर डीएनए N15 का हुआ तो यहाँ पे आएगा, N14 N15 का हुआ तो ऐसे आएगा। तो इसको डेंसिटी की बेसिस पे इस डीएनए को अलग किया गया था। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता है आपका फोर्थ करेक्ट। Now, which of the following molecules is most abundant in living system? अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड आंसर इज द वाटर। वाटर के अंदर वाटर सबसे ज़्यादा होता है ना। Now, which of the following active under stress condition? कौन सा, ये सारे नर्वस सिस्टम दे रखे, नर्वस सिस्टम के नाम दे रखे, इस कौन सी स्ट्रेस कंडीशन, टेंशन की वजह से कौन सा नर्वस सिस्टम मीन्स एक्टिव रहता है? तो आपको बता दूँ, जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका, ध्यान से सुनना, है ना। नर्वस सिस्टम होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम
दो पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगेन कौन कौन आते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है ना, एंड ब्रेन आता है। और ब्रेन को आपको पता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इन ब्रेन, तो इसके टाइप्स होते हैं, वो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पार्ट। नाउ पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम्स का की दो टाइप्स होते हैं। क्या होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मीन्स होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में है। ओके, लाइक आप जो आपके कंट्रोल में है वो आप जैसे मसल्स, जैसे आपको हाथ को अपने साइड में लेना है, बोल रहे हो आप, हर चीज़ अपने कंट्रोल में, तो वो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का मीन्स होता है जिसकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ये अगेन टू टाइप्स की होती है, ध्यान से सुना, ये अगेन टू टाइप्स की होती है। वो होती है आपकी साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है, साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम का मीन्स होता है, पहले तो बात आती है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसका मीन्स होता है जो एक्टिविटी अपने आप हो, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये अगेन टू टाइप्स की है, साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम का मीन्स होता है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर वो चीज़ हो जाती है, एमरजेंसी कंडीशन के अंदर अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। एमरजेंसी कंडीशन मीन्स आप टेंशन ले रहे हो तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, तो एमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये आपका साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। एंड नॉर्मल कंडीशन के अंदर मीन्स नॉर्मल आपकी हार्ट बीट चल रही है, वो आपका होता है पैरासाइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको डर लग रहा है तो आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो वो आपका आ जाएगा साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो नॉर्मल में हम बोलते हैं पैरासाइनेप्टिक, एंड अगर स्ट्रेस का एमरजेंसी कंडीशन में हम बोलते हैं साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल है, ये एमरजेंसी कंडीशन है, तो आपका आएगा साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज option number first national park stabilized in India, that is the Zim Cobalt National Park. So option number first is correct. ध्यान रखना, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगेन ये भी पूछा जाता है। नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या नेशनल पार्क है। ओके, नाउ डबलिंग टाइम ई कॉलाई इज 20 मिनट। ई कॉलाई को डबल होने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लगते हैं। इनिशियल कल्चर है बैक्टीरिया का, उसके नंबर है आपका मीन्स 0 मिनट में उसका कल्चर है 100 बैक्टीरिया है। ओके, इसके नंबर ये है। तो 60 मिनट में कितने नंबर हो जाएंगे, मीन्स 20 + 20 + 20। ओके, 20 के मिनट में वो डिवाइड करता है, तो ये 20 टोटल 60 मिनट हो गया। तो ये कितनी बार डिवाइड करेगा, देखो अगर नेक्स्ट 20 के अंदर आपका हुआ, फर्स्ट 20 के अंदर आपका हुआ 200, ओके, उसके नेक्स्ट हुआ तो 200 का 400, फिर उसका नेक्स्ट हुआ तो 400 का 800, मीन्स 60 मिनट में आपका होगा डिवाइड 800, उसके नंबर हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, ये अगेन क्वेश्चंस बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है, माइंड वाला है ना। ना क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि क्रोमोसोम इनएक्टिवेशंस, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन क्या होता है। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का मेन प्रोसेस को हम बोलते हैं लायोनाइजेशन। ये अगेन क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आपको पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, तो ये भी बहुत रिपीटेटिव है ना। इसके अंदर क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन प्रोसेस को बोलते हैं लायोनाइजेशन, एंड इस प्रोसेस में क्या होता है कि बार बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो मेल के मीन्स एक क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, तो ये कंडीशन फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। लाइक ये XX क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो एक X क्रोमोसोम है वो अपने आप को हेट्रोक्रोमेटिन कंडीशन में डाल देगा, मीन्स एक्सप्रेस नहीं होगा, मीन्स क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा तो एक्सप्रेस नहीं होगा। यू क्रोमेटिन में क्रोमोसोम हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, हाइड्रोक्रोमेटिन में क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। यू क्रोमेटिन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, इसलिए वजह से वो एक्सप्रेस होते हैं। तो लायोनाइजेशन प्रोसेस मीन्स एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव मीन्स हाइड्रोक्रोमेटिन
प्रोसेस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक क्रोमोसोम एक्सप्रेस नहीं हो पाता, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव प्रोसेस को हम बोलते हैं लायोनाइजेशन। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये फीमेल के अंदर होता है उसकी कैरेक्टर को शो करने के लिए। अब बात आती है मेल के अंदर। मेल के अंदर ये प्रोसेस क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर यहाँ पे दो, अगर ये कंडीशन हो जाती है, मान लो कि XXY है ना, तो आपकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की कंडीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये आपका एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, मीन्स एक बार बॉडी बन जाती है। बट XY नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका ये कंडीशन नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनएक्टिव 1 एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है 4th करेक्ट। ओके, नाउ इन इकोलॉजिकल सक्सीजन फ्रॉम पाइनर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी द मायोमास। तो अगर जब भी क्लाइमेक्स पाइनर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाता है, मीन्स पाइनर जो सबसे पहला क्लाइमेक्स, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, क्लाइमेक्स जो फाइनल क्लाइमेक्स बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, बायोमास होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है। सो कंटिन्यूसली इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ इम्पोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर सेल। तो यहाँ पे ग्लूकोज बाय द लीवर सेल ग्लूकोज का इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का इंपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो होता है हमारे ग्लूट की, जो ग्लूट फैमिली होती है उसके थ्रू होता है ना। यहाँ पे आपका कहाँ किसका पूछा गया है, लीवर का पूछा गया है ना। तो डिफरेंट ग्लूट फैमिली होती है जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है। तो मैंने आपका सिलेबस का वीडियो बनाया, उसके अंदर बताया कि क्या चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेना। ओके, तो ध्यान रखना लीवर सेल का पूछा गया, तो लीवर सेल के अंदर जो होता है ग्लूट सेकंड होता है। ओके, ग्लूट सेकंड आपकी लीवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेगा, इंटेस्टाइन की मिलेगा, एंड पैंक्रियास पे मिलेगा। ओके, ग्लूट फर्स्ट होता है वो आपका मिलेगा मैक्सिमम सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, एंड सबसे ज़्यादा मिलता है आपका RBC। ओके, ग्लूट थर्ड होता है वो ब्रेन के ऊपर मिलता है, ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड ग्लूट 4 होता है, ध्यान रखना ये पूछा जाता है मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर। ओके, एंड ग्लूट 5 ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है टेस्टिस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे लीवर का पूछा गया है, सो ग्लूट सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो ये जो ग्लूट फैमिली होती है वो जीन ग्लूट की जीन फैमिली है ना, जीन फैमिली अलग अलग जीन फैमिली है। Now, the origin of zoo in the origin of zoo in the Ganthosperm is the gill arch. So option number second is correct. Okay. Now, the dynamics of which cytoskeleton element change in moving amoeba. तो जो अमीबा का जो मूवमेंट होता है दैट इज नॉन एज द अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का मीन्स होता है कि उसकी शेप में चेंज होना, है ना। एंड शेप में चेंज होना किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर इसकी जो बॉडी होती है उसका जो साइटोस्केलेटन होता है वो माइक्रोफिलामेंट वाला होता है। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं, इसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन है वो इसके अंदर होता है। इस वजह से क्या होता है कि उसका जो शेप होता है लाइक सूडोपोड ये शेप बनाता है ना फूड को कैप्चर करने के लिए, मूवमेंट के लिए अपने शेप को चेंज करता है, सेल की शेप को चेंज करता है। सो यहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट आपका आंसर होता है माइक्रोफिलामेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है करेक्ट, माइक्रोफिलामेंट 4th। ओके, नाउ माइक्रोफिलामेंट क्या है, एक पॉलीमर है जी एक्टिंग का। अब जी एक्टिंग क्या होता है, दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। ध्यान रखना। ओके, आपको क्या करना है, जितनी भी साइटोस्केलेटन है उसकी जो कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन फंक्शंस है वो आप देख लेना। जो माइक्रोफिलामेंट होता है लाइक जितने भी मूवमेंट होता है लाइक RBC का शेप को मेंटेन करता है, WBC के शेप को मेंटेन करता है, WBC के मूवमेंट को मेंटेन करता है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट करेक्ट। ओके, नाउ 17 क्वेश्चन रिपीट को सीक्वेंस कंस्टिट्यूटिंग 2, 3, 4 बेस पेयर आर नॉन एज। तो रिपीटेड सीक्वेंस जो DNA की जो रिपीटेड DNA सीक्वेंस इसका माइक्रो सैटेलाइट होता है। रिपीटेड को सीक्वेंस मीन्स माइक्रो सैटेलाइट सीक्वेंस आर द रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस। ओके, मीन्स यहाँ पे जो बेस पेयर होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सीक्वेंस होती है वो कंपोज होती है नॉन कोडिंग DNA से। ओके, कंपोज ऑफ नॉन कोडिंग DNA। एंड नॉन कोडिंग DNA का मीन्स होता है ये जो DNA है वो जीन का पार्ट
नहीं होता है, ध्यान रखना वो जीन का पार्ट नहीं होता है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं एज अ जेनेटिक मार्कर, माइक्रो सैटेलाइट को एज अ जेनेटिक मार्कर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ओके, नाउ हेल्टर इज जो कैरेक्टर होता है इंसेक्ट का, जो कैरेक्टर है इंसेक्ट का, आपको बताया कि जो इंसेक्ट का होता है उसके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। कैसे होता है? 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है। डिप्टेरा होता है, डिप्टेरा के अंदर क्या होता है कि 1 पेयर ऑफ विंग्स होता है, 1 पेयर ऑफ विंग्स होता है। इस वजह से क्या होता है, उसका जो 1 पेयर है, दूसरा पेयर वो हेल्टर के अंदर चेंज हो जाता है। हेल्टर क्या करता है, इसके अंदर विंग्स का मीन्स जो विंग्स का जो विंग होता है सेकेंडरी विंग्स, ओके, वो क्या होता है रिड्यूस हो जाता है और वो हेल्टर का फॉर्मेशन करता है। हेल्टर का जो फंक्शन होता है वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन जैसा काम करता है ना। जब मीन्स हाउस फ्लाई हुआ, मॉस्किटो, जब वो फ्लाई करता है तो उसकी बॉडी को मेंटेन करता है। मीन्स फ्लाई करते टाइम कैसी फ्लाई होनी चाहिए, वो मेंटेन, फ्लाइट को मेंटेन करने के लिए हेल्टर एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन काम करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है करेक्ट सेकेंड। ओके, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ हाउस फ्लाई। ओके, नाउ लिनोलेनिक इज अ असेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन। तो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी कि जो लिनोलेनिक होता है फैटी एसिड होता है वो 18 कार्बन का होता है। ओके, एंड उसकी जो डेल्टा होता है मीन्स डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं, 9, 12 एंड 15 के ऊपर होता है। ओके, तो आपको बता दूं जो असेंशियल फैटी एसिड है वो कौन कौन से, आपका ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओके, ओमेगा 6 का आपका होता है फैटी एसिड, वो होता है लिनोलिक, ध्यान रखना। एंड लिनोलेनिक होता है वो उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। सो ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 मीन्स लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड फैटी एसिड, ये 2 असेंशियल अमीनो एसिड है। मीन्स हमें उसको आउटसाइड से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत होता है। ओके, क्योंकि ह्यूमन बाहर से ले नहीं पाता है। सो आपका आंसर होता है, ध्यान रखना, ये असेंशियल अमीनो एसिड है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है करेक्ट फोर्थ। वेट, ह्यूमन कैन नॉट इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड द 7 to 8 फैटी एसिड। सो ये आपका होता है असेंशियल अमीनो एसिड, तो 7, 12 ये हम बाहर से लेते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका करेक्ट। नाउ पेसी इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय, तो जो पेसी इम्यूनिटी, तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि एक होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है आपकी पेसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मीन्स होता है कि जो एंटीबॉडीज़ है, हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है एंटीजन से फाइट करने के लिए। जो हमारी बॉडी इटसेल्फ क्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन, दैट इज नॉन एज द एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, अगर हम बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं, अगर हम बाहर से एंटीबॉडीज़ लेते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन को किल करने के लिए, सो उस टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारी पेसिव इम्यूनिटी। ओके, बेसिक डिफरेंस पता चल गया, एक्टिव एंड पेसिव। एक्टिव का मीन्स होता है हमारी बॉडी इटसेल्फ क्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन, सो दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। एंड पेसिव का मीन्स होता है बाहर से कोई एंटीबॉडी हम लेते हैं। सो पेसिव इम्यूनिटी की लाइक एग्जांपल होता है लाइक डिप्थीरिया हुआ, टिटनस इंजेक्ट वैक्सीन हुई। ओके, जो हम बाहर से लेते हैं किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सके, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और एंटीजन को किल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑब्टेन बाय पेसिव इम्यूनिटी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बाय इंजेक्ट अ सीरम फ्रॉम द अनदर एनिमल, दूसरे एनिमल से हम लेते हैं। इंडिजीज कंटेन एंटीटॉक्सिन, और वो क्या होता है आपका एंटीटॉक्सिन्स होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। इन सारे 20 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं ओके, नाउ अगेन मैं एक ही बात रिपीट करूँगी कि अगर आप जूलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट ईयर की जितने भी बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी की जो पेपर है लाइक BHU एंड DU के एंड ZENU के भी, वो सॉल्व कर लो। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, जितनी आप एंट्रेंस एग्जाम की पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने सारे सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम की पेपर सॉल्व कराती हूँ और सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, है ना, मैक्सिमम रिपीटेटिव होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर रखा होता है। तो
आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को भी देखना है एंड आंसर को भी देखना है क्या चीज़ है। ओके, साथ ही साथ अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो @काव्यस अकेडमी, वहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, एंड अगर आप इसके अलावा कोई और मेरी आपको लगता है कि कोई और पेपर सॉल्यूशन कराना है तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon. Okay, so thank you so much for watching my video. Bye bye.